Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm and chat if you all can hear me? Why Sam Fadal? Alright, so news from the center is कि हम क्या हम स्टेशनरी वेव्स की सारी एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं? मेरे ख्याल से हम ये तो पढ़ चुके हैं ना, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है और उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, ये पढ़ लिया था ना हमने? क्या हमने ये पढ़ लिया था? क्लोज पाइप, ओपन पाइप, ये नहीं पढ़ा है ना हमने? आज आज जरा इस पे बात करते हैं। स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज पाइप। भाई एक पहले बात तो समझ लो, फिजिक्स में क्लोज पाइप का मतलब क्या होता है? क्लोज पाइप is a pipe which is, or a cylinder which is closed from one end. Open pipe is a pipe which is open from both ends. जब मैं आपसे कहता हूँ I have a closed pipe, so this pen की cap is a closed pipe. एक एंड से खुला हुआ, यहाँ से खुला हुआ और यहाँ से बंद है ना, this is a closed pipe. इस क्लोज पाइप में मैं स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकता हूँ। कैसे? इफ आई ब्लो अ व्हिसल और मैं इस जबरदस्त फ्रीक्वेंसी के साथ मैं इसमें एयर ब्लो करूं कि इससे जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो वो साउंड वेव अंदर जाए और जो क्लोज एंड है उससे टकरा के वापस अंदर जाने वाली और वापस आने वाली वेव, ये दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी? इंटरफेरेंस करेंगी, मुलाकात करेंगी, and they are going to set up a wave that we call as a stationary wave or a standing wave. अब इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जब मैं कहता हूं कि एक क्लोज पाइप में मैं स्टेशनरी वेव बनाना चाह रहा हूं, तो यार सॉरी एक मिनट, अच्छा तो अब होता ही है कि एक एक साउंड वेव में जब स्टेशनरी वेव बनती है ना, तो स्टेशनरी वेव का मतलब नोड्स बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे। नोड्स आर द पॉइंट जहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, एंटी नोड्स आर द पॉइंट जहां पे फुल हाई एम्पलीट्यूड के साथ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो एक एक ट्यूब में, एक पाइप में जो ओपन एंड होता है ना, वहां पे हमेशा एंटी नोड बनता है, बिकॉज ओपन एंड पे पार्टिकल्स के पास फुल लिबर्टी होती है कि वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साउंड वेव है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो एनर्जी की डायरेक्शन में ही ऑसिलेशन होगी। फिर ये एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा यहाँ तक कि जो क्लोज एंड होगा वहां पर जाहिर सी बात है पार्टिकल्स के पास ऑसिलेट करने का ऑप्शन ही नहीं है, सामने वॉल है, तो वहां पर ना यू विल एंड अप सीइंग अ नोड। तो जैसे एक स्ट्रिंग के केस में, जैसे पीछे जो हमने एक स्ट्रिंग का केस पढ़ा था, उस स्ट्रिंग में एंड पे हमेशा नोड ही बनता है, ठीक है ना? स्ट्रिंग में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एंड पे एंटी नोड बनना शुरू हो जाए। इस तरह का स्ट्रेच स्ट्रिंग में कभी वेव नहीं बन सकती, समझ रहे हो? बिल्कुल वैसी एक एक क्लोज पाइप में जो आपने चीज याद रखनी है, ये किसी भी पाइप के केस में, वो ये कि ओपन एंड विल ऑलवेज फॉर्म एन एंटी नोड एंड क्लोज एंड विल ऑलवेज फॉर्म अ नोड।
तो अगर मैं यहाँ पे छोटी सी टिप लिख दूं कि नोड इज फॉर्म्ड एट क्लोज एंड एंड एंटी नोड इज फॉर्म्ड एज ओपन एंड, तो जो पहला स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बनेगा ना एक क्लोज पाइप में वैसा बनेगा। अब लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप L। अगर मैं इसे लेमडा के फॉर्म में निकालना चाहता हूं तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू लेमडा बाय 4। कैसे लेमडा बाय 4 हो जाएगा? बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा था, नोड टू नोड इज लेमडा बाय 2 और नोड से एंटी नोड इज लेमडा बाय, याद है पिछली क्लास में समझाया था मैंने आप लोगों को। तो इसका मतलब, हाँ यहाँ पर एक नोड है और एक एंटी नोड है ना, तो नोड से एंटी नोड इज, देखो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में ना दोनों तरफ से नोड ही बनता है, या तो यूं बनेगा या फिर यूं बनेगा, कभी ऐसे नहीं बन सकता। स्टैंडिंग में व्यू नहीं बन सकती कि किसी एक तरफ एंटी नोड बन जाए स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में। और मैंने आप लोग बताया था ना ये कि भाई ये जो नोड से नोड तक का डिस्टेंस होता है दिस इज लैम्डा बाय 2 और नोड से एंटी नोड का जो डिस्टेंस होता है दिस इज लैम्डा बाय 4। ये सबको याद आ रहा है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो अगर मैं एक ओपन पाइप में स्टेशनरी वेव बनाना चाह रहा हूं तो इन केस ऑफ पाइप ये ध्यान में रखो, नोड इज फॉर्म्ड एट क्लोज एंड एंड एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट ओपन एंड। इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप, तो बिकॉज एक तरफ एंटी नोड और एक तरफ नोड है ना, तो द डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड इज गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। मुझे जल्दी से सारे लोग प्लीज कंफर्म कर दें इफ यू आर ऑल क्लियर टिल नाउ, उसके बाद फिर बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इक्वेशंस बनाना है। अब अगर मैं यूज करता हूं v इक्वल एफ लैम्डा, सो v इज इक्वल टू एफ एज इट इज, लाइक अभी जो फ्रीक्वेंसी है ना ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना जिसको आप फर्स्ट हार्मोनिक बनाते हो, पहला स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हो, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हार्मोनिक। तो उस वक्त आपकी अगर लेंथ बराबर है लेमडा बाय 4 के, तो लेमडा इज इक्वल टू 4l। तो इस लेमडा की जगह आप क्या लिखोगे? 4l। सो f1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू v ओवर 4l। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाज v अपॉन 2l, whereas in case of a closed pipe, closed pipe का मतलब जिसका एक एंड क्लोज हो दूसरा एंड ओपन हो, the fundamental frequency और the first harmonic is going to be equal to v over 4l। वहां पे v upon 2l था स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में, यहाँ पर your equation is v upon 4l। यानी अगर आप यहाँ पर जो भी साउंड वेव अंदर भेज रहे हैं जो टकरा के वापस आएगी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l के बराबर है, तो दैट साउंड वेव, यानी अगर आपको लेंथ पता है पाइप की विच इज l और साउंड की स्पीड पता है v, तो अगर v अपॉन 4l के बराबर है ना आपकी फ्रीक्वेंसी, तो आप एक लाउड साउंड सुनने के काबिल हो जाएंगे, या यूं समझ ले आप फर्स्ट हार्मोनिक ऑब्जर्व कर पाएंगे या पहली पॉसिबल स्टैंडिंग वेव इसके अंदर देख पाएंगे। या आपको शायद बेहतर उसको समझ में जब मैं आपको सेकंड हार्मोनिक बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसी पाइप में मैं सेकंड हार्मोनिक बनाना चाहता हूं, तो दैट शुड बी मेड लाइक दिस। बोलो क्यों? क्योंकि एक चीज रूल डिफाइंड है कि अगर ये ओपन पाइप है तो ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा। देखो मैं इस तरह नहीं बना सकता ना, ये क्यों नहीं बना सकता मैं? क्योंकि सर ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ओपन एंड पे नोड नहीं बन सकता। तो मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो यही है कि अगर आपने ओपन एंड पे एंटी नोड बनाना है और क्लोज एंड पे नोड बनाना है और आपको नेक्स्ट हार्मोनिक चाहिए, तो पहला ये बनेगा और दूसरा, अच्छा ये सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि हमें स्टेशनरी वेव को लूप्स की फॉर्म में देखने की आदत है। इन एक्चुअल क्योंकि ये साउंड वेव है ना, तो इसमें क्या होता है, लाइक जहां पर नोड है ना, मैंने नीचे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाई, जहां पे नोड है वहां पार्टिकल्स रेस्ट पर होंगे, और जहां पे एंटी नोड है ना, ये एंटी नोड है ना, यहाँ पे पार्टिकल फुल हाई एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर रहे होंगे? ऑसिलेट कर रहे होंगे। समझ लो, दिस विल बी माय सेटअप ऑफ सेकंड हार्मोनिक। दिस इज द लेंथ L,
पाइप की लेंथ मैंने चेंज नहीं की, वो लेंथ एल ही है। सही। अब मुझे एक बात बता दो, इस केस में लेंथ लेमडा की फॉर्म में कितनी है? 3/, इसको आसान करते हैं, बिल्कुल सही है भाई। ये लेमडा/4, नोट टू एंटी नोट, ये लेमडा/4, ये लेमडा/4, 3 टाइम्स लेमडा/4 हो जाएगा। सो माई लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3/4 लेमडा, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा 4/3 एल के। ये बात सबको समझ आती है? मुश्किल तो नहीं है ये? फिर वही वीक पे लेफ्ट लेमडा लगाएंगे, अब की बार जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो सेकंड हार्मोनिक। लेमडा की जगह 4/3 एल लिख दूंगा मैं। तो अब मैं F2 की इक्वेशन बना लेता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3V/4L, राइट? 3 उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। और ये V/4L किसके बराबर है? F1 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। इन केस ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, F2 होता था 2 टाइम्स F1, F3 होता था 3 टाइम्स F1। बट इन केस ऑफ अ क्लोज पाइप, जैसे एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन है, इसमें जो आपका सेकेंड हार्मोनिक बन रहा है वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल नहीं है, बल्कि ट्रिपल है। सो इस केस में F2 is going to be equal to 3 times the first harmonic या 3 times F1। इसका मतलब मुझे और भी बना के देखना पड़ेगा ताकि मैं कोई ट्रेंड पकड़ सकूं। जैसे वहां पर क्या होता था, मैंने पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैन बनाई, सेकंड वाज 2 टाइम्स F1, थर्ड वाज 3 टाइम्स F1, फिर मैंने जनरल इक्वेशन बना दी Fn is n times F1। यहाँ पे मुझे एक जनरल इक्वेशन बनानी है, तो मुझे अभी मैंने फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक बनाया एंड आई वुड वांट टू गो ऑन टुवर्ड्स द थर्ड हार्मोनिक। एक्सक्यूज मी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये हाउ इज इट 3/4L? ये λ/2, λ/4 है, नोड से एंटी नोड, और ये λ/2 है, नोड से नोड। नोड टू नोड इज λ/2, नोड टू एंटी नोड इज λ/4। λ/4 प्लस λ/2 क्या होगा? 3/4 लैम्डा। ये ऐसे कर लो। मुझे सबसे आसान पता है क्या लगता है? आप सिर्फ एक चीज याद रखो, नोड से एंटी नोड इज λ/4, नोड से एंटी नोड λ/4, नोड से एंटी नोड λ/4, नोड से एंटी नोड λ/4। क्या हो गया? 3 टाइम्स λ/4 यानी 3/4 लैम्डा। सही है भाई? मैं प्लीज गेट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन लिसनिंग टू अस ऑनलाइन, ताकि फिर मैं तीसरे हार्मोनिक की इक्वेशन बनाऊं। सर हाउ इज इट ओपन एट वन एंड? हाउ का मतलब जैसे नॉर्मल एक मैंने भी एग्जांपल दी ना, कि एक पेन का कैप होता है, उसको भी आप ट्रीट कर सकते हो, एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है। एक नॉर्मल सिलेंडर होता है, वो भी ऐसे नहीं होता, नीचे से बंद होता है ऊपर से खुला हुआ होता है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज पाइप, जो एक एंड से क्लोज है एक तरफ से ओपन है। फिजिक्स में अगर सिर्फ क्लोज पाइप लिखा हुआ तो क्लोज पाइप का मतलब ही एक ऐसा पाइप होता है जो एक एंड से क्लोज, दोनों एंड से क्लोज पाइप का कोई फायदा ही नहीं है, ये लाइक साउंड अंदर ही नहीं जा पाएगी। थर्ड हार्मोनिक कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अगेन क्या मैं इस पे ये बना सकता हूँ? क्यों नहीं बना सकता? ओपन एंड पे नोड नहीं बनता, ठीक है। दिस इज माय नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। जो भी नोड्स है ना, एक्चुअली वहां पे क्या होगा, पार्टिकल्स रेस्ट पर होंगे, यानी दे विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड एट ऑल। और जहां जहां पे एंटी नोड है वहां पे पार्टिकल्स हाई एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर रहे होंगे, यानी यहाँ पर हाई एम्पलीट्यूड के साथ पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे। हाँ मुबारक। असल में ओपन एंड पे पार्टिकल्स के पास अपॉर्चुनिटी है ना, कि वो इसीलिए तो ये डायग्राम बना रहा हूँ कि वो फुल एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर सकते हैं। क्लोज एंड पे नहीं कर सकते ना, इसलिए क्लोज एंड पे नोड बनाते हैं और ओपन एंड पे एंटी नोड बनाते हैं।
स्टिल लेंथ वही है, लेमडा की फॉर्म में बताओ क्या कितना कितना 5/4 लेमडा। भाई देखो अगेन, लेमडा बाय 4, 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 नोट 20 नोट कितने हो गए 5 टाइम्स लेमडा बाय 4। ये सबसे आसान लगता है मुझे, बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हो बट मुझे सबसे आसान यही लगता है 5 टाइम्स लेमडा बाय 4 या 5/4 लेमडा। अगर लेंथ बराबर है 5/4 लेमडा के, दिस विल बी माय थर्ड हार्मोनिक, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 4l/5 के। यूज करूंगा v इक्वल f लेमडा। अब की बात जो फ्रीक्वेंसी, दैट इज माय थर्ड हार्मोनिक, तो लेमडा इज 4l/5, तो f3 को सब्जेक्ट बना लूंगा, दैट विल बी 5 टाइम्स v/4l। और v/4l किसके बराबर है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स f1। अब आप थोड़ा सा ट्रेंड चेक करो ताकि हम जनरल इक्वेशन कुछ बना सके। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी f1, सेकंड आ रहा है 3 टाइम्स f1 के, थर्ड आ रहा है 5 टाइम्स f1 के, तो फिफ्थ क्या आएगा 7 टाइम्स f1 के, f5 आएगा 9 टाइम्स f1 के, f6 आएगा। अब मुझे बताओ कोई जनरल इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? देखो 6 में 2 ऐड करोगे तो 11 थोड़ी हो जाएगा। fn इज इक्वल टू, बनाओ बनाओ आराम से बन जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसके साथ क्या किया जाएगा ये आ जाए। तुम लोगों को जनरल इक्वेशन पढ़ाना नहीं सिखाते ना मैथ्स में? अबे चल, दैट्स जनरल जनरल इक्वेशन बनाओ ना, स्टैंड को देख के जनरल इक्वेशन बनाओ। एफ एफ एन इज आ गया मनाइल का 2n-1। देखो आप क्या करो, आप 3 को डबल करो क्या हो जाएगा 6, 1 माइनस करो क्या आ जाएगा 5, आप 4 को डबल करो 8, 1 माइनस करो 7, 6 को डबल करो 12, -1 is 11। So the general equation is in this case is 2n-1 times f1। Okay, so your nth फ्रीक्वेंसी, यानी आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक बार निकाल लो तो उसके बाद अगली कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर आप दोबारा से यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स देख सकते हैं, स्टेशनरी वेव्स देख सकते हैं, इसको रेजोनेट होता हुआ देख सकते हैं, दैट इज going to be 2n-1। So in case of stretched string it was simple, fn is n times f1। in case of closed pipe fn is equals to 2n-1 into f1। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी अगर आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो अगला स्टैंडिंग वेव जो डेवलप होगा वो 100 हर्ट्ज पे नहीं होगा बल्कि 150 हर्ट्ज पे होगा। 3f1, your second harmonic is 3 times the fundamental, this is your fundamental frequency, सही है। फिर अगला होगा 5 टाइम्स f1, 5 5 का 25 हो जाएगा ना, फिर 250 हर्ट्ज पे होगा, फिर 7, हाँ असल तो ये वाली डेरिवेशन तो मैंने कराई नहीं है, इसके ऑनवर्ड्स ये, हाँ v/4l f1 के बराबर है 5 एज इट इज। असल में अलग भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने इसको अलग इसलिए लिखा ताकि मैं f1 की फॉर्म में इक्वेशन बना सकूं। they are the same thing, 5v/4l या 5 टाइम्स v/4l, बिल्कुल एक ही चीज है।
So you write 5v upon 4l or you write 5 times v upon 4l. They are the same thing. v upon 4l क्योंकि मेरे पास एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी हुई है तो मैं उसकी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ. Am I able to make myself clear till now, everyone? ये वाला पार्ट थोड़ा सा ड्राई है बट जरूरी है डिस्कस करना. फुजैल क्या मतलब नेक्स्ट? असल में मैंने तो बस इसी पैटर्न को रिपीट किया. अगर f1 f2 is 3 times f1 f3 is 5 times f1 आप बना के देख लेना. अगला तो मैंने बनाया नहीं है. f4 is going to be equal to फिर 7 times f1 f5 is going to be equal to 9 times f1. तो फिर मैंने बाकी डिराइव नहीं किया. वैसे ये पूरी डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है बट इसको एटलीस्ट 2-3 हार्मोनिक वी बिलीव डिराइव करके दिखा देना चाहिए क्योंकि कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस में ना फिर आप फंसेंगे अगर आप ये चीजें पढ़ के नहीं जाएंगे क्योंकि आपको डायरेक्ट सिलेबस में नजर नहीं आएगा ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, बट इसके क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे पास्ट पेपर्स में. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि इसके जो 3 पॉसिबल केसेस है ना वो हम पढ़ लें. पहला केस कौन सा था? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का जिसमें दोनों एंड पे नोड बनता है. फिर हमने एक केस अभी पढ़ा ओपन पाइप का जिसमें एक एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, दूसरे एंड पे हमेशा नोड बनेगा. अब हम एक आखिरी केस पढ़ेंगे विच इज स्टेशनरी वेव इन ओपन पाइप. अगर पाइप दोनों तरफ से ओपन है और उसमें आप स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ पे एंटी नोड बनेगा. तो जो पहली पॉसिबल हार्मोनिक है वो ये बनेगी. समझ रहे हो आप? भाई ये तो नहीं बन सकता ना. ओपन एंड पे नोड बनता नहीं है. ये भी नहीं बन सकता. तो जो आपके पहला पॉसिबल ऑप्शन है ना एक ओपन पाइप में स्टैंडिंग में बनने का वो यही है. समझ लो ये आपका एंटी नोड है, ये भी आपका एंटी नोड है, इसलिए यहाँ पे भी आपको हाई एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको हाई एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है. बीच में नोड है तो ये पार्टिकल आपको रेस्ट में नजर आएगा. यहाँ पे जो आपके पाइप की लेंथ है वो बताओ किसके बराबर होगी इन टर्म्स ऑफ लेमडा? lambda by 2. Lambda by 2, okay, because this is lambda by 4, this is lambda by 4. 2 times lambda by 4 is lambda by 2. V equal f lambda. आपका जो lambda है वो 2l के बराबर हो जाएगा अगर लेंथ lambda by 2 के बराबर है. तो मैंने lambda की जगह क्या लिख दिया? 2l. या तो मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी which is v upon 2l. मेरे ख्याल से स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में भी हमें यही इक्वेशन मिल गई थी. माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाज इक्वल टू v upon 2l. याद आ रहा है सबको? दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे मैं इस ओपन पाइप पे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकता हूँ. इससे कम फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव नहीं बनेगा इस पे, जिसको आप फर्स्ट हार्मोनिक कह सकते हैं. अब अगर मैं सेकंड हार्मोनिक बनाने की कोशिश करूं तो वो यूं बनेगा क्योंकि मेरे पास कंडीशन फिक्स है. ओपन एंड पे हमेशा क्या बनाना है? एंटी नोड, और क्लोज एंड पे हमेशा. तो मैं ये नहीं बना सकता ना यहाँ पे, ये नहीं बन सकता बिकॉज मुझे दोनों ओपन एंड पे क्या चाहिए? एंटी नोड चाहिए. तो दिस इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जिस पे स्टैंडिंग वेव बन सकती है. इसमें अगेन अगर मैं पार्टिकल की ऑसिलेशन दिखाऊं तो मेरे पास 1 2 3 एंटी नोड्स आएंगे. तो 3 ऐसे रीजन है जहां पे पार्टिकल हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है. इस केस में पाइप की लेंथ लैम्डा की फॉर्म में बताएं कितनी होगी? लैम्डा ही होगी, 1 लैम्डा. lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. 4 times lambda by 4 is 1 lambda. तो अगर मैं सेकंड हार्मोनिक की इक्वेशन बनाना चाहूं, वही इक्वेशन है v इक्वल f लैम्डा, पर लैम्डा की जगह मैं क्या लिख लूंगा? लेंथ l. तो f इज इक्वल टू
V अपॉन L। आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो वैसे फंडामेंट सेकंड हार्मोनिक की इक्वेशन बन गई है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, इसी जैसे मैंने स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में भी किया था कि मुझे V अपॉन 2L की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए ना, बिकॉज फर्स्ट हार्मोनिक इज V अपॉन 2L। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, आई विल बी लेफ्ट विद 2 टाइम्स V अपॉन 2L। आई मीन इस V अपॉन L में और 2 टाइम्स V अपॉन 2L में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इक्वेशन बन सके। दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स F1 बिकॉज V अपॉन 2L इज F1। तो यहाँ पे सिचुएशन फिर से वही रिपीट हो रही है जो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के केस में हो रही थी। यू नो फर्स्ट हार्मोनिक अगर F1 है तो सेकंड हार्मोनिक वाज 2 टाइम्स F1। तो यहाँ पे भी जो सेकंड हार्मोनिक बन रहा है यानी सेकंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे आप स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एस ऑफ एन ओपन पाइप, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही है। सेकंड हार्मोनिक तो लेकिन इत्तेफाक से आ भी गया वो 2 टाइम्स, जैसे पिछले केस में ऐसा नहीं आ रहा था। पिछले केस में जो सेकंड पॉसिबल हार्मोनिक था वो 3 टाइम्स है। तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि ऐसा हो, इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि F2 is 2 टाइम्स है। तभी तो डेरिवेशन करा दिया, डायरेक्ट पढ़ाता तो समझ ही नहीं आता कि वो एकदम से कभी 2F1 क्यों और कभी 3F1 क्यों हो रहा है। एक और करते हैं और फिर इसका कोई जनरल ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं थर्ड हार्मोनिक बनाने की कोशिश करूं, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। समझ रहे हो, बिकॉज अगेन दोनों एंड पे मुझे क्या बनाना है, एंटी नोड बनाना है। तो मेरे पास 1 2 3 नोड्स बनेंगे और 1 2 3 4 एंटी नोड बनेंगे। लेंथ बताओ लैम्डा की फॉर्म। दिस इज गोइंग टू बी 3 3 over अपॉन 2 2 lambda। देखो लैम्डा बाय 4 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 लैम्डा बाय 4, ठीक है। 6 टाइम्स lambda by 4 is 3 upon 2 lambda, which is 1.5 lambda. So if length is equal to 3 upon 2 lambda, then lambda is equal to 2L upon 3. Lambda is 2L over 3. So 3V upon 2L is going to be equal to the frequency. This is my third possible क्या कहते हैं स्टैंडिंग वेव। तो ये जो थर्ड हार्मोनिक है ये 3 टाइम्स V upon 2L आ रहा है, and V upon 2L was my fundamental frequency. So फोर्थ हार्मोनिक क्या एक्सपेक्ट करूंगा, 4 टाइम्स F, और इवेंचुअली इन जनरल में लिख सकता हूँ Fn is equal to n times F1। इसका मतलब 3 सिचुएशन हमने पढ़ी। एक सिचुएशन थी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग जिसमें दोनों एंड पे हमेशा नोड बनता है, दैट इज Fn is equal to n times F1। इसमें ये है कि आपकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी और फिर बाकी उसी के इंटीग्रल मल्टीपल का आप कोई भी फ्रीक्वेंसी लें उस पर आप स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर ओपन पाइप। ओपन मतलब दोनों एंड से होता है, जहाँ पे दोनों तरफ एंटी नोड बन रहे हो, तो किसी भी पॉसिबिलिटी को आप बनाने की कोशिश करोगे तो अगेन एक आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर आप स्टैंडिंग वेव बना सकते हो, दैट विल बी योर फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फिर उसके इंटीग्रल मल्टीपल की कोई सी भी फ्रीक्वेंसी उठा के ले आओ, उस पर आप ये स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। सही है। अजान हो रही है।
हो गया था। ठीक है भाई, तो ये जनरल ट्रेंड्स थे। और लाइक फॉर द केस ऑफ व्हेन वन एंड इज ओपन एंड द अदर एंड इज क्लोज, तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन फॉलो होगी दैट विल बी 2n - 1 टाइम्स f। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो। स्टार्ट करें, आगे बढ़े। चलो अब कुछ और 5 पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं। अरे सबसे पहले एक अहम चीज तो दिखा दूं आपको। वैलेंटाइंस डे के इस शुभ अवसर पे आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। फूल नहीं मिल पा रहे थे तो लाल मिर्च ढूंढ ली थी मैंने। सही है, आई होप इट विल वर्क। और मैंने क्लियर ईमेल लिखी है सारे पेरेंट्स को कि डियर पेरेंट्स, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट वी हैव नॉट केप्ट एनी एक्स्ट्रा क्लास टुडे, प्लीज बी अवेयर ऑफ सच फ्रॉड्स एंड सो कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं जो हम और डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास, राइट? वो अभी शेर भी सुना दूंगा, वो आप परेशान। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था ना। तो ये वाला क्या था? चलो, आपके पास सामने एक वाइब्रेटर गिवन है एंड दैट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, और वो इस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है ना वो वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है? सो अगेन यहाँ पे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे एंड वी ऑल नो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। दिस वाइब्रेटर इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेव एंड दिस वेव इज गोइंग टू हिट द वॉल। और अगर वाइब्रेटर कंटिन्यूसली ऑन है तो वो कंटिन्यूसली वेव भेज रहा होगा टू द राइट, और टकरा के वॉल से कंटिन्यूसली वेव वापस आ रही होगी टू द लेफ्ट। फिर इन दोनों वेव्स का कंटिन्यूस इंटरफेरेंस होगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन सेट अप अ स्टैंडिंग वेव। अब सबसे पहले तो बहुत ही कोई लो लेवल का क्वेश्चन है व्हिच इज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और स्पीड भी दी हुई है। तो वी इक्वल एफ एम डन, आई मीन कोई तुक नहीं है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज, लैम्डा निकालना है, स्पीड दी हुई है 40। तो दिस इज गोइंग टू बी 0.8 मीटर्स। हमेशा याद रखना एग्जामिनर अगर कोई पहला पार्ट ऐसा बना देना जो बहुत ही चुल लेवल का हो तो फिर समझ जाओगे अगले पार्ट में ना वो तुमसे पूरा हिसाब बराबर करने वाला है, सही है? तो लेट्स सी how this arrangement may produce a stationary wave on the string। वो आप पूरा प्रोसेस लिख देगा। the vibrator is going to produce a wave to the right
and then a wave will be reflected back. Both the wave going to the right and the reflected wave, they both are going to interfere continuously to set up a standing wave. ये मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया, आप भी अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा. एज लॉन्ग एज आप ये प्रोसेस कंप्लीट है, 2 मार्क आपको आराम से मिल जाएंगे. आ जाते हैं इधर भाई. ये एक स्टेशनरी वेव है जो आपके सामने बनाई गई है. पी से लेके क्यू तक आपकी स्ट्रिंग थी. Each point on the string is at its maximum displacement. अभी सब अपने अपने पीक पर है, ठीक है. यानी लाइक कंस्ट्रक्ट, याद है ना स्टेशनरी वेव में क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न्स क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं. अभी एट टाइम टी आपके पास ये सिचुएशन बनी. ओके, कहता लेबल ऑल द नोड्स विद लेटर n एंड एंटी नोड्स विद लेटर. नोड्स कहां पे बनेंगे? नोड्स. दिस इज नोड, this is node, this is node, this is node, right? भाई यही होगा ना, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये रिपीट होता रहेगा, right? And these points are going to be anti nodes. Okay, कोई यहाँ पे बना दे तो भी मसला नहीं है, यहाँ पे बना दे तो भी मसला, बीच में बना दो तो it should not be a problem. अगले पार्ट में क्या रहा है, यूज योर आंसर इन ए टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पी क्यू. मुझे सिर्फ ये बता दो ये लेंथ लैम्डा की फॉर्म में कितनी है? 3 3/2 लैम्डा ना. अरे क्या हो गया, ये पूरी एक वेव है, लैम्डा ये आधी वेव है ना. 1 + ½ इज 3/2 लैम्डा ना, यानी 1.5 लैम्डा. या ऐसे कर लो, नोड टू नोड λ/2 λ/2 λ/2, तो कितना हो गया, 3 टाइम्स λ/2 ना, मतलब 3 × 0.5 इज 1.5 लैम्डा. और पिछले पार्ट में आपने वेवलेंथ निकाली हुई है व्हिच इज 0.8 मीटर्स. तो लेंथ इज 1.5 लैम्डा एंड लैम्डा आपने पिछले पार्ट में निकाल लिया था 0.8, सो यू विल गेट द लेंथ एज 1.2 मीटर्स. सारे मेरे साथ हैं, इजी ऑन तो रखो. अब अगला क्वेश्चन अच्छा है, आप स्टेशनरी वेव बनाओ एट t = 5 मिलीसेकंड्स. तो t + 5 मिलीसेकंड, t एट टाइम t पर आपको ये मिल रहा है. 5 मिलीसेकंड्स बाद क्या होगा, पहले आपको ये आप उस वक्त तक नहीं बताया जाता कि आपको टाइम पीरियड ना पता हो, ताकि आपको पता लगे कि 5 मिलीसेकंड 1/4 है, 1/2 है या क्या है. तो आपको ना पीछे फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, जो आपने पिछले पार्ट में सॉल्व किया था. तो यहाँ से पहले आप टाइम पीरियड निकालो, दैट टर्न्स आउट टू बी 0.02 सेकंड्स, जिसको आप मिली सेकंड्स में करोगे ना तो ये हो जाएगा 20 मिली सेकंड्स. टाइम पीरियड 20 मिली सेकंड्स है तो 5 सेकंड्स हो जाएगा 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड. और आई डोंट थिंक कि हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए. t = 0 पे या एट एनी टाइम t अगर कंस्ट्रक्टिव है तो 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, यही होता था ना. तो अगला आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वे चुप से बस एक लाइन बना दे. आफ्टर 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, ये जो लाइन बनाई है ना आपने, इस लाइन को बनाने के एग्जाम में 2 मार्क होते हैं. ये लाइन पहले नहीं थी भाई. हाँ बस सिर्फ ये स्टेशनरी वेव है जो आपने बनाई है ना, जिससे स्टेशनरी वेव, ये देखो ना, दिस इज हाउ योर स्टेशनरी वेव लुक्स लाइक ना. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये वेव ऐसी दिख रही है तो अगले टाइम पे कैसे 1/4 के बाद कैसे दिखेगी, यूं दिखेगी ना, फिर दोबारा यूं दिखेगी, फिर यूं दिखेगी, फिर यूं दिखेगी. तो दिस इज आल्सो अ वेव, दिस इज अ वेव फॉर्म, जो कि प्रोग्रेसिव वेव में ऐसी नहीं बनती, बट स्टेशनरी वेव में ये वेव फॉर्म बनती है. तो ये जो आपने चुप से बस एक लाइन बनाई है ना, ये आपका लास्ट पार्ट. अच्छा यहाँ तक सारे क्लियर है. तो फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस करनी है. पास्ट पेपर में 20 साल में 1 या 2 दफा ही पूछा गया, बट मुझे लगता है बड़ा अनफेयर पूछा गया, बट फिर भी बता देता हूँ क्या चीज है. पहले बताओ यहाँ तक सारे क्लियर है. रिपीटेड पैटर्न्स बनाना आता है ना, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद क्या बनता है. कैन आई प्लीज गेट नॉलेज फ्रॉम एवरीवन लिसनिंग टू अस ऑनलाइन, बिकॉज अगली बात उसी वक्त समझा सकूंगा. एवरीवन प्लीज. अब्दुल रहमान, एहसान, आमना,
फाइक, हामिद, हानिया, हुमा, मनाहिल, मुबारक, शयान, नूर, प्रज्वाल, शकीब भाई, ताहा, जुएब, जायमल, जल्दी से कंफर्म करें। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। फिर एक चीज समझाता हूँ आपको। देखो, तुम्हें एक बात पता है, लेट्स से t इक्वल 0 अगर ये वेव ऐसी थी, ठीक है, 5 सेकंड बाद ऐसी हो जाएगी, 10 सेकंड बाद ऐसी हो जाएगी, 15 सेकंड बाद वापस ऐसी हो जाएगी, 20 सेकंड बाद वापस वही वेव फॉर्म दोबारा आ जाए, ठीक है ना। 1/4 तो सबको बनाना आता है, हमने पूरा टॉपिक इसी तरह से पढ़ा है हमने। पास्ट पेपर में एक दफा उन्होंने पता क्या हरकत की, उन्होंने कहा भाई t इक्वल 0 पे ये है, ठीक है। अब 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड आ रहा है कब, 5 मिली सेकेंड पे, उस पर आपने बना दिया भाई ये बनेगा। उनने बोला 2.5 सेकंड्स के बाद क्या हो। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है कि बीच में होगा, जैसे अभी आपने फौरन बता दिया। अब जवाब ये कि हाफ पे नहीं होगा, एग्जैक्टली हाफ पे नहीं होगा, बल्कि हाफ से ऊपर होगा। आप बोलोगे सर ये क्या बात है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो असल में थोड़ा सा ग्रिड बना देता हूँ। भाई देखो, t इक्वल 0 पे आपकी वेव यूं थी, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद, यानी 5 सेकंड, 5 मिली सेकंड बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है। बट आपकी लीस्ट एक्सपेक्टेशन पर उसने आपसे क्या पूछ लिया, यार t इक्वल 2.5 सेकंड से बनाओ, क्या वेव बनी, यही सवाल है ना। तो ज्यादातर बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने कहा भाई ठीक है ये बनना चाहिए, पूरा नीचे नहीं आएगा, आधा जाएगा नीचे, क्योंकि आपने 5 का आधा 2.5 होता है ना भाई। बट दिस इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों। देखिए असल में प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बात पता है, t इक्वल 0 पे आपके सारे पार्टिकल्स जो है ना वो यहाँ बैठे इस तरह से, सही है। और t इक्वल 5 मिली सेकेंड्स पे सबने कहा आना है, नीचे आना है, ऐसा ही है। वेव में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं ना, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर रहे होते, समझ लो। कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर रहे कि अगर 5 सेकंड में उन्होंने, कि अगर उन्होंने 5 सेकंड में यहां से यहां आना है, तो 2.5 सेकंड में वो बिल्कुल आधा आएंगे। बल्कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं ना, उस वक्त उनकी स्पीड होती है 0, और नीचे आते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो पहले आधे सेकंड में, यानी पहले हाफ ऑफ द 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी टाइम था ना, उसके आधे टाइम में वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, बल्कि वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड बढ़ रही होती है, तो बाकी टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे मीन पोजीशन पे। हमेशा याद रखना, जब पार्टिकल मीन ऑसिलेट करता हो, पार्टिकल मीन पोजीशन पे आता है ना, उस वक्त इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, उस वक्त उसकी स्पीड क्या होती है, 0 होती है, उस वक्त उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। हाँ, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, तुम्हें एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं पता है, बट द व्हाट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स इट कि तुम बिल्कुल बीच में ना बनाओ, वो तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता। वो कहता है कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई कांस्टेंट स्पीड से नहीं आ रहा होगा तो ये बना दो। दिस इज समथिंग जो मेरे ख्याल से एक एएस के बच्चे से असेस करना थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि ए2 में ना ये टॉपिक बहुत डिटेल में, ऑसिलेशन का टॉपिक, वहां पे भाई पूछो ना, स्पीड वेलोसिटी सब पढ़ाते हैं। एएस में जब ये चीज है नहीं, तो फिर इतना क्यों घुस के पूछ रहे हो। बट बहरहाल पिछले 20 सालों में एक दो पास पेपर्स, अब मुझे याद नहीं कब पूछा गया, और मुझे इतना पता पूछा गया एक बार, तो वो मुझे याद है कुछ बच्चे क्वेरी लेकर आए थे, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट अच्छा लगे तो बता दिया जाए। एक या दो मार्क का ही पूछा होगा, जाएगा उससे ज्यादा का क्या पूछा। बोलो ना।
समझ आ रही है बात? बट मजे का पार्ट तो इसका अगला पार्ट, दिस पॉइंट। हाँ अच्छा टूट जाएगा अंदर कर लेते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या बोल रहे थे? ये वाला part। अच्छा ये क्यों मजे का पार्ट है मैं आपको बताऊं। ठीक है, आपको ना ग्राफ उन्होंने बोला भाई एक स्टेशनरी वेव बन गया साउंड वेव, ठीक है ना, तो द वेरिएशन विद डिस्टेंस। अब स्टेशनरी वेव जब बना ना तो उन्होंने जो ग्राफ बनाया ना वो बना के दिया इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। किसका? इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अच्छा अब आप एक चीज समझना, एक स्टेशनरी वेव में क्या होता है, रिपीटेड नोड्स एंटी नोड्स, नोड्स एंटी नोड्स बन रहे होते हैं। और नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन क्या भाई, नोड वो पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल की ऑसिलेशन है, यानी एम्पलीट्यूड ही नहीं है। एंटी नोड वहां है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ऐसा ही ना। अच्छा एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब जहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होगा वहां पे इंटेंसिटी कम होगा। इसके मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि यार ये लेट से ये एक रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ यार यहाँ से यहाँ तक ना स्टेशनरी वेव बनी थी, ठीक है, और आप मुझे बताओ कि कहाँ पे नोड है कहाँ पे एंटी नोड है, तो मेरे ख्याल से मैं अपना डिटेक्टर लेकर आऊंगा, जहां पे मुझे सबसे ज्यादा वेव की इंटेंसिटी मिल रही होगी ना, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो एंटी नोड होगा, बिकॉज़ दैट वुड बी द पॉइंट विद द हाईएस्ट इंटेंसिटी, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वहां पर होगा। और एक पॉइंट होगा ना जहां पे मेरा सीआरओ मुझे इंटेंसिटी 0 दे रहा होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा, वो नोड होगा। सही है। इसका मतलब देखो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये एंटी नोड्स। और जहां पे इंटेंसिटी 0 है वहां पर नोड्स है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों केस में नोड और एंटी नोड मार्क कर पा रहे हो आप? भाई हमेशा याद रखना ना, एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन है ना यार इंटेंसिटी के साथ, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो वेयर यू सी ग्रेटर इंटेंसिटी यू शुड नो ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड वाइस वर्सा। ये बात सबको समझ, जल्दी से कंफर्म करें क्या ये सबको समझ आ रही है? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ये तो मैंने करा दिया ना इसलिए आपको समझ आ गया। व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि जब आप इसका कैंडिडेट रिस्पांस या एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ोगे ना इस क्वेश्चन की, एग्जामिनर कहता है एक अलग ही मजाक हुआ था पूरी दुनिया में जब ये क्वेश्चन दिया गया। A majority of candidates solved this question by assuming it as displacement distance graph। पता सबने क्या समझा, सबने कहा ये कंस्ट्रक्टिव है, फिर थोड़ी देर बाद बनेगा ये डिस्ट्रक्टिव, और सबने ना इस पॉइंट को नोट मार्क कर दिया भाई। A lot of candidates, जब एट फर्स्ट ग्लैंस आदत होती है ना यार इस तरह से वेव देख देख के नोड एंटी नोड मार्क करने की, तो सब भाई अलग ही दुनिया में आ गए, सबने इसको बनाया 0 और उन्होंने बोला अभी कंस्ट्रक्टिव है फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, फिर यूं बनना शुरू हो जाएगा। तो सब ने नोड और एंटी नोड क्या किया था, गलत मार्क किया था। अच्छा अब मैं ये क्वेश्चन अपने लेक्चर में ही करवा देता हूँ। जिस साल तक मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता था ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, बच्चे मेरे पास आते थे और बच्चे पता है क्या करते थे, इसी क्वेश्चन में ना अभी आपको वेवलेंथ निकालना है, तो हम क्या करते थे, क्रस्ट से क्रस्ट लेते थे। तो बच्चे कहते थे सर दिस शुड बी लैम्डा, मार्किंग स्कीम में लैम्डा ये नहीं है, मार्किंग स्कीम में लैम्डा ये है, क्योंकि नोड से नोड या एंटी नोड से एंटी नोड क्या होता है, लैम्डा बाय। उनको समझ नहीं आता था कि यार ये पीक से पीक का डिस्टेंस सर क्यों नहीं ले रहे लैम्डा। उनको समझाना पड़ता था भाई वो तो क्रस्ट और ट्रफ वाला सीन वो होता था जब वो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता था ना, ये तो ग्राफ ही इंटेंसिटी का, दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ग्राफ। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, तो जहां पे तुम्हें इंटेंसिटी मैक्सिमम नजर आ रही है वो एक्चुअली कोई क्रस्ट या ट्रफ नहीं है, वो इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब वो एंटी नोड है।
और जहां पे तुम्हें इंटेंसिटी 0 नजर आ रही है वो क्या है, वो नोड है। अगर तुम इसका डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ देखना चाहते हो ना, तो ये इस तरह से बनेगा। ये है वो ग्राफ जो यहाँ पे बना हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तो इंटेंसिटी का ग्राफ बना हुआ है। अगर तुम वो स्टेशनरी वेव को जैसे लूप्स की फॉर्म में देखने के आदी हो, अगर वैसे देखना चाह रहे हो, तो वो ये नोड से नोड एक लूप बनेगा, फिर नोड से नोड दूसरा लूप बनेगा। ये एक्चुअली इंटेंसिटी का ग्राफ है, समझ लो। लाइक एग्जामिनर रिपोर्ट कहती है ए ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट couldn't realize this is an intensity graph and they started solving it like a normal displacement distance graph। तो कोई क्रस्ट मार्क कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, थोड़ी देर दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, ये स्टेशनरी वेव में सब चीजें होती भी नहीं है। वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड होता तब भी यही यही इसी तरह ट्रीट करते जैसे इंटेंसिटी को ट्रीट कर रहे हैं आप। बट सीआरओ इंटेंसिटी बताता ना, सीआरओ डायरेक्ट एम्पलीट्यूड कैसे रीड करेगा, इसलिए वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते तो वो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का ही ग्राफ देंगे आपको। अब अगले पार्ट में कुछ भी नहीं है, कह रहा है यार आपको वेवलेंथ स्पीड दी हुई है 340, स्पीड 340 है। नहीं, लैम्डा ये रीड करोगे ग्राफ से 68, तो लेंथ 1 लैम्डा है ना, मतलब ये डिस्टेंस तो 68 ग्राफ से रीड करोगे ना। 68 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी एस 500 हर्ट्ज। लाइफ इज ब्यूटीफुल, नॉट एट ऑल। बोलो ना। तो मेरे ख्याल से एक लेक्चर और है कल, हमें इसका एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, और क्या बोलते हैं, और क्या करेंगे, और वो पोलराइजेशन वाली चीज कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। कल वेव फारिग करेंगे, सही है। मंडे से फ्रेश स्टार्ट। चले, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।